हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर अनुराग, एमडी इन पीडियाट्रिक्स। आप लोग देख रहे हैं चैनल किडो केयर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे सीरीज में हमने कुल मिलाकर 6 वीडियोस के लिए आपको बोल रखा है 3 एंड 3। हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है इस जापानीज एन्केफेलाइटिस में क्या क्या। पहला ट्रांसमिशन, दूसरा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तीसरा प्रिवेंशन, चौथा जो आज का टॉपिक है दैट इज डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोसिस बनाते हैं जापानीज एन्केफेलाइटिस का। 5वें वीडियो में हम लोग चलेंगे एंड देखेंगे क्या कुछ ट्रीटमेंट पॉइंट्स है, एंड छठे वीडियोस में वार्निंग साइंस एंड डेंजर साइंस को देखेंगे, कब हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत होती है जापानीज एन्केफेलाइटिस में। तो मैं आपको फर्स्ट एक छोटा सा बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जापानीज एन्केफेलाइटिस क्या होता है। तो जापानीज एन्केफेलाइटिस वायरस से होता है। ये वायरस जनरली वाटर वाले बर्ड्स में एंड पिग्स के अंदर मिलती है, एंड यही इनका लाइफ साइकिल चलता है। और ये ट्रांसमिट होते हैं वन बर्ड टू अनदर, या वन बर्ड टू पिग, या पिग टू पिग, या पिग टू बर्ड्स थ्रू क्यूलेक्स मॉस्किटोस। जी हाँ, क्यूलेक्स मॉस्किटो जब बर्ड को काटता है, काटने के बाद जापानीज एन्केफेलाइटिस वायरस को ये कैरी करके दूसरे बर्ड्स में या दूसरे पिग्स में फैला देता है। इसी बीच में कभी अगर ह्यूमन बींग्स आ गए एंड ह्यूमन बींग्स को इस क्यूलेक्स मच्छर ने काटा है, तो इन ह्यूमन बींग्स को भी हो जाता है इन्फेक्शन दैट इज कॉल्ड जापानीज एन्केफेलाइटिस। एंड ये जापानीज एन्केफेलाइटिस हर इंसान को नहीं होता है, कुछ लोगों में तो एसिम्प्टोमेटिक ही निकल जाता है, लेकिन 1% ऑफ द पॉपुलेशन में ये सीवियर भी हो सकता है, एक्यूट एन्केफेलाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोज होता है जापानीज एन्केफेलाइटिस। तो बेसिकली 3 पॉइंट को हमें याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट दैट इज हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में आपको एक क्लियर कट हिस्ट्री मिल सकती है कि हाँ, कभी मच्छर ने हमें शाम के समय या रात के समय काटा था, मैं कहीं पार्टी में गया था या कहीं बाहर गया था, कहीं पार्क में लेट नाइट बैठा हुआ था, वहाँ पे मेरे को कई सारे मच्छरों ने काटा था। तो एक हिस्ट्री आपको मिल सकती है, एंड हिस्ट्री मिलेगी करीब, ये वैरी करता है इंक्यूबेशन पीरियड 4 दिन से 14 दिन का। तो ऐसा नहीं है कि कल की हिस्ट्री मिली है कि कल हमें मच्छर काटा है एंड आज जापानीज एन्केफेलाइटिस हो गया। नो, ऐसा नहीं होगा। एटलीस्ट 4 से 14 दिन का टाइम पीरियड होता है इसमें, इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसमें। फिर हमारे जो सेकंड पॉइंट है दैट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ऑन द बेसिस ऑफ मैनिफेस्टेशंस आप डायग्नोज करते हो, आप स्क्रीन आउट करते हो कि क्या ये जापानीज एन्केफेलाइटिस का केस हो सकता है या नहीं। जैसा कि मैंने आपको मैनिफेस्टेशंस में डिटेल में बताया था हमारे पुराने वीडियो में, आप चाहें तो उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा क्या कुछ होता है इसमें। मैं जस्ट एक ब्रीफ कर दूं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट होता है प्रोड्रोम। जनरल वायरल इलनेस में जो आपको मिलता है वही यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि फीवर हो सकता है, हेडेक होगा, बॉडी एक होगा, थोड़ा नोजिया, थोड़ा वॉमिटिंग, पेट में दर्द हो सकता है, सर्दी जुकाम खांसी हो सकती है। सेकेंड स्टेज में दैट इज एक्यूट एन्केफेलाइटिक स्टेज। इस स्टेज में आपको एक्यूट एन्केफेलाइटिक सिंड्रोम मिलने जा रहा है, जहाँ पे कन्फ्यूजन है, डिसोरिएंटेशन है, हाई ग्रेड फीवर है, हेडेक बहुत तगड़ा वाला होता है, रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग होती है, सीजर्स हो सकता है, लोग दूसरों को पहचानना कम कर देते हैं, भूल जाते हैं, एंड कोमा भी हो सकता है। फाइनली ये डेथ में कन्वर्ट हो सकता है। थर्ड स्टेज आता है सब एक्यूट स्टेज। सेम ये फीचर्स जो मैंने आपको बताया एक्यूट में, सब एक्यूट में मिलेगा, लेकिन लो लेवल पे मिलेगा, लो इंटेंसिटी वाला मिलेगा। फोर्थ स्टेज होता है रिकवरी। 2 से 4 हफ्ते में कुछ लोग इसमें रिकवर कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं, मेजॉरिटी ऑफ लोग इसमें रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि केस फर्टिलिटी रेट है 30% ओनली ऐसे केस में। थर्ड पॉइंट आता है दैट इज लैब डायग्नोसिस। आखिर लैबोरेटरी में क्या क्या टेस्ट किया जा सकता है इसको स्पेसिफिकली डायग्नोज करने के लिए। आप ब्लड टेस्ट करते हो, और एक टेस्ट होता है दैट इज CSF इन्वेस्टिगेशन, CSF एग्जामिनेशन। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ से निकलता है, जो रीढ़ की हड्डी है पीछे, वहाँ से एक छोटी सी निडल डालकर पीठ की, रीढ़ की हड्डी की पानी जिसको बोलते हैं जनरल टर्म्स में, इस पानी को निकाला जाता है। दिस इज कॉल्ड CSF, और इस टेस्ट को भेजा जाता है लैबोरेटरी में फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो जनरली क्या देखते हैं, तो जनरली इसमें आपको IgM मिलता है, एलाइसा से आप इसको टेस्ट कर सकते हो, एंड ये स्पेसिफिकली फॉर जापानीज एन्केफेलाइटिस आपको करवाना पड़ेगा। तो या तो आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा लो, या तो आप CSF इन्वेस्टिगेशन करा लो। इन दोनों से आप कंफर्मेटरी टेस्ट करा सकते हो कि हाँ, इनको जापानीज एन्केफेलाइटिस है या नहीं। साथ में सपोर्टिव एविडेंस, आप चाहो तो कंप्लीट हीमोग्राम, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट एंड ऑल आप करा सकते हो। आप इमेजिंग टेस्ट भी करा सकते हो, लाइक CCT हो गया या MRI ब्रेन हो गया, लेकिन कुछ खास आपको बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि इसकी इन्वॉल्वमेंट एक
एक जनरल वायरल इन्वॉल्वमेंट की तरह ही आपको मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये लैब डायग्नोसिस वाला पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हालांकि ये जनरल पॉपुलेशन के लिए नहीं था, ये मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए ही ज़्यादा यूज़फुल है ये वीडियो। एनीवे, अगर आपने इस वीडियो को देखा है, लाइक किया है, बहुत अच्छी बात है। शेयर करना ना भूलें जनरल पॉपुलेशन अवेयरनेस के लिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वेल एंड गुड। नहीं किया है, अभी भी आप कर सकते हैं। रह गई कमेंट्स वाली बातें, आपने देखा है हमारी पूरी हिस्ट्री उलटकर देख लो, अभी तक किसी भी कमेंट को हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। ऑलमोस्ट कोशिश किया 100% कमेंट्स का आंसर देने के लिए। तो अगर आपको भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे में कमेंट बॉक्स में डालें, आंसर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अपने 5th वीडियो में, दैट इज ट्रीटमेंट पार्ट। टिल देन